हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे अनिवार्य पोषक तत्व, उनका वर्गीकरण और उनके महत्व, उनका कार्य या उनका घटक और उनकी कमी से होने वाले जो प्रभाव हैं पादपों में, उनके बारे में। तो अनिवार्य पोषक तत्वों के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, वृहद मात्रिक पोषक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहद मात्रिक पोषक तत्व जो हैं उनको अवशोषण की मात्रा के आधार पर वृहद मात्रिक पोषक तत्व कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो अवशोषण की जो मात्रा है पौधों के द्वारा मृदा से, वो तुलनात्मक ज़्यादा होती है, जबकि सूक्ष्म मात्रिकों की जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं उनकी जो मात्रा है मृदा के द्वारा अवशोषित मात्रा जो है वो तुलनात्मक कम होती है। तो वृहद मात्रिक पोषक तत्व जो हैं उनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक वृहद मात्रिक और द्वितीयक वृहद मात्रिक। प्राथमिक वृहद मात्रिक जो पोषक तत्व हैं वो मृदा से मैक्सिमम मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं और लगभग इनकी जो मृदा है उसमें कमी बनी रहती है, इसलिए इनको क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, जिनमें से पहले नंबर पे है नाइट्रोजन, दूसरा है आपका फॉस्फोरस, तीसरा है पोटेशियम। इसके बाद में द्वितीयक वृहद मात्रिक जो पोषक तत्व हैं इनको द्वितीयक इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्राथमिक की तुलना में कम मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की तुलना में इनकी जो अवशोषण की जो दर है या अवशोषण की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अंतर्गत भी तीन शामिल किए गए हैं, कैल्शियम, दूसरा आपका मैग्नीशियम है, तीसरा सल्फर है। इसके बाद आती है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो हैं वो आपके जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकल, क्लोरीन और बोरोन है। इनके अलावा यहाँ तक आने के बाद में टोटल जो पोषक तत्व हो गए वो 14 हो गए। इसके अलावा जो तीन और पोषक तत्व यानी कि जो टोटल 17 बताए गए हैं उनमें से एक आपका 15वें नंबर पे आप कार्बन है और 16वां जो है वो अपना हाइड्रोजन है और जो 17वां है वो आपका ऑक्सीजन है। अब कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो अगर अपन बात करें तो जीव द्रव्य में लगभग जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट अपने पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, उन सभी में उपस्थित होते हैं। और पौधे जो हैं इनकी आपूर्ति अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसों के विनिमय के थ्रू रंध्रों के द्वारा ग्रहण की जाती है और जल जो कि मृदा विलयन में उपस्थित होता है और जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब अगर अपन बात करते हैं वृहद मात्रिक पोषक तत्वों में प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्वों की और इनके घटक या ये अपने जो जितने भी जो कार्य करते हैं पौधे में उन सब के बारे में और इनकी कमी के प्रभाव जो भी हैं पौधों में उनके बारे में। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है नाइट्रोजन। अब यहाँ अपन तीन चीज़ों को लेकर के अध्ययन करेंगे, एक तो अवशोषण का स्वरूप, दूसरा उनका कार्य, महत्व या वो किसी घटक के रूप में कार्य करते हैं, और तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो अपना रहेगा कमी के लक्षण। तो सबसे पहले अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में इसका अवशोषण का जो स्वरूप है मुख्य रूप से पौधे, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है नाइट्रेट के रूप में पौधों के द्वारा ये अवशोषित किया जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद भी पौधों के लिए वो किसी भी डायरेक्टली इनटेक या डायरेक्टली उसको वो ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके यूज़फुल नहीं है। नाइट्रोजन को सदैव वो यौगिकों के रूप में ही ग्रहण करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो जो कुछ लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। कुछ पादपों में या रेयरली अगर अपन कहें तो कुछ पादप जो हैं वो नाइट्राइट और अमोनियम लवणों के रूप में या अमोनियम आयनों के रूप में भी जो नाइट्रोजन है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब अगर अपन बात करें कार्य, महत्व या घटक की, यानी कि ये पौधे में कौन कौन से कार्य करता है या किस प्रकार से किन किन जैव अणुओं के घटकों के रूप में पाया जाता है, तो जितनी भी प्रकार की प्रोटीन है उनमें, इसके अलावा डीएनए, आरएनए और एंजाइम, विभिन्न प्रकार के हार्मोन, क्लोरोफिल अणु जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जब अपन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि क्लोरोफिल में एक फाइटोल टेल होती है, एक पोरफायरिन वलय होती है। जो पोरफायरिन वलय है उसमें बेसिकली 4 नाइट्रोजन युक्त पाइरोल वलय होती हैं जो कि सेंटर में मैग्नीशियम परमाणु के साथ या मैग्नीशियम के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तो क्लोरोफिल की संरचना में भी जो नाइट्रोजन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विटामिन और विभजोत की जो कोशिकाएं हैं उनमें इसकी जो मात्रा है, जो इसकी उपस्थिति है वो प्रचुर मात्रा में देखी जाती है। अब अगर मान लीजिए मृदा में इसकी कमी हो जाए तो पौधों में जो लक्षण है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण है वो है हरिमाहीनता यानी कि क्लोरोसिस। ये लगभग इसके अलावा बहुत सारे खनिज पोषक तत्व हैं जिनकी कमी से भी शो होता है, लेकिन मूलतः नाइट्रोजन की कमी से ही हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। और हरिमाहीनता यानी कि पत्तियों का धीरे धीरे पीला पड़ना, ये पहले
पुरानी या जो वृद्ध पत्तियां हैं, जो पुरानी पत्तियां हैं, ओल्ड लीव्स जिनको अपन कह सकते हैं, सबसे पहले उनमें देखने को मिलती है। और अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये फिर नई पत्तियों में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नाइट्रोजन की कमी के कारण जो प्रोटीन वगैरह हैं या जो एंजाइम्स हैं या जो डीएनए आरएनए उनकी कमी, उनकी जो संश्लेषण की दर है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वृद्धि दर कम हो जाएगी। वृद्धि दर कम हो जाएगी तो पौधे की जो लंबाई है या जो कायिक वृद्धि है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा जो पादप है वो बौना हो जाएगा। और सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो है पुष्पन देरी से, यानी कि ऐसे पौधों में कायिक वृद्धि तो आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें जो पुष्पन की जो प्रोसेस है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, वो तुलनात्मक देरी से होती है। अब नाइट्रोजन के बाद नंबर आता है किसका? फॉस्फोरस का। अवशोषण के स्वरूप की अगर अपन बात करें तो जो पौधे हैं वो मृदा से इसको फॉस्फेट आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं, जो कि HPO4-2 हो सकता है या H2PO4-1 हो सकता है। कार्य, महत्व या घटकों की अगर अपन बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रत्येक जीव की जो कोशिका झिल्ली है उसका ये महत्वपूर्ण घटक होता है फॉस्फोलिपिड के रूप में। इसके अलावा विभिन्न जो श्वसन है और इस श्वसन में जो जितने भी एंजाइम्स और कोएंजाइम्स वगैरह भाग लेते हैं उनके घटकों के रूप में पाया जाता है। ऊर्जा अणुओं जैसे कि ATP है, कोएंजाइम्स है NADP है, और न्यूक्लिक एसिड DNA RNA, जिसमें न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने के पश्चात बनता है, अर्थात फॉस्फोरस जो है वो DNA RNA या जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनके महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कार्य करता है। कमी के प्रभाव की अगर अपन बात करें, यानी कि अगर इसकी न्यूनता हो जाए पौधों में या मृदा में, पौधों के लिए अगर ये कमी हो जाए तो इसके लिए जो मेन जो लक्षण आते हैं वो आती हैं। सबसे पहले तो कि पौधे की जो वृद्धि है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पौधा बौना हो जाता है। इसके अलावा जो पत्तियां हैं वो विकृत हो जाती हैं, यानी कि जो पत्तियों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंजेज हो जाती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं पत्तियां। इसके अलावा पत्तियों पर और पादप के जो सॉफ्ट पार्ट हैं उन पर ऊतक क्षय यानी कि गलने जैसे कुछ लक्षण बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीयक वृद्धि दर की जो है वो भी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी कमी के कारण जो अपने कैम्बियम है वो भी काफ़ी मात्रा में क्या हो जाती है, उसकी सक्रियता कम हो जाती है। अब इसके बाद नंबर आता है पोटेशियम का। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो पोटेशियम जो है वो मृदा से डायरेक्टली पोटेशियम आयनों के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। कार्य, महत्व या घटकों की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये संरचनात्मक घटक के रूप में कहीं भी नहीं पाया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो अपने जैव अणु वगैरह है उसमें संरचनात्मक घटक के रूप में देखने को नहीं मिलता। इसके बाद यदि अपन बात करें तो ये विभज्योतकी क्षेत्रों की जो कोशिकाएं हैं उनमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है, जैसे कि कलिकाएँ हैं, पर्ण का जो शीर्ष भाग है वो है। इसके अलावा मूल शीर्ष वगैरह की जो कोशिकाएं हैं उनमें प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये एनायन और कैटायन यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उनका बैलेंस बना करके रखता है। प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है इसका वो अगर अपन बात करें तो रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो अपन ने सर्वमान्य सिद्धांत पढ़ा था, सक्रिय पोटेशियम आयन अभिगमन सिद्धांत, उसके आधार पर ये जो गार्ड सेल्स हैं, जो रक्षक कोशिकाएं हैं, उनकी परासरणीय सांद्रता या परासरणीय जो विभव उसको नियमन करने का काम करता है और रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के सक्रिय के रूप में काम करता है और कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखता है ताकि जो पादप के विभिन्न भाग हैं उनकी जो आकृति है वो नियत बनी रहे। अब अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है तो कमी होने की स्थिति में इसके जो मुख्य लक्षण है वो हैं क्लोरोसिस यानी कि हरिमाहीनता। दूसरा, स्टेम की जो ग्रोथ है वो चौकड हो जाती है, यानी कि तने की जो लंबाई है, तने की जो वृद्धि है वो बंद हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो झाड़ी जैसा यानी कि क्षुपिल प्रकार का देखने को मिलता है। और इसके अलावा यदि अपन बात करें तो पौधे में ऊतक क्षय यानी कि जैसे कि काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं पत्तियों पर, फलों पर आदि पर। और विभाजन की जो दर है, कोशिका विभाजन की जो दर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम रहती है। इसके बाद में नंबर आता है द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्वों का। तो द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्वों में सबसे पहले आता है आपका कैल्शियम। अवशोषण के स्वरूप की अगर अपन बात करें तो डाइवेलेंट आयन के रूप में यानी कि द्विसंयोजी आयन के रूप में यानी कि कैल्शियम आयनों के रूप में अवशोषित होता है। कार्य, महत्व या घटकों की अगर अपन बात करें तो ये मूल रूप से विभज्योतकी और उसके साथ साथ जो अपनी विभेदीकरण जो क्षेत्र है, विभेदीकरण क्षेत्र का मतलब है कि जो कोशिकाएं विभेदन करके नए या विशेष प्रकार के ऊतकों का निर्माण करने जा रही है उसमें मूल रूप से देखने को मिलता है सर्वाधिक मात्रा में। इसके अलावा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है यानी कि संरचनात्मक घटक के रूप में ये कोशिका भित्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ ये मध्य पटलिका के रूप में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त तर्कुओं के निर्माण में यानी कि कोशिका विभाजन जो होता है तब उस समय स्पिंडल्स के फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुरानी पत्तियों में एक्यूमुलेट यानी कि जमा होता है
इसके अलावा विभिन्न एंजाइमों के सक्रियक के रूप में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमी के लक्षणों की अगर अपन बात करें तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कोशिका भित्ति की जो लचीलापन है, कोशिका भित्ति का जो लचीलापन है जो कि मध्य पटलिका की वजह से ही डिपेंड करता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो लचीलापन लगभग ख़त्म हो जाता है, हम कह सकते हैं उसमें कमी आती है। इसके अलावा पत्तियां विकृत होने लग जाती हैं और जो प्ररोशीर्ष है वो झुक जाता है, यानी कि जिसको अपन अंकुरित प्ररोशीर्ष भी कह सकते हैं, यानी कि झुक जाता है और मुरझाया हुआ सा और इस तरह के लटकता हुआ सा देखने को मिलता है। अब इसके बाद में बात आती है अपने नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जो है वो है अपना नेक्स्ट जो है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अगर अपन बात करें तो अवशोषण स्वरूप में ये भी कैल्शियम की तरह डाइवेलेंट आयन के रूप में मैग्नीशियम आयनों के रूप में अवशोषित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो मैंने यहाँ अगर अपन बात करें तो ये मैग्नीशियम आयनों के रूप में अवशोषित होता है। और दूसरा अगर अपन बात करें इसके कार्य, महत्व और घटकों की, तो श्वसन संबंधी जो एंजाइम है उनके सक्रिय के रूप में कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने पहले से भी हाईलाइट कर रखा है वो है अपना क्लोरोफिल का घटक, यानी कि जो क्लोरोफिल का घटक है उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसके सक्रिय का काम करता है, डीएनए आरएनए संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट अगर पौधों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो C3 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाला एंजाइम है रुबिस्को। दूसरा जो है C4 पादपों में पेप्को, उनके एंजाइमों के जो सक्रियक है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त राइबोसोम की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, या हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम की जो उपिकाइयाँ हैं उनको बाइंड करने में, उनको बाउंड करने में इस महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ जो ऑयल सीड्स हैं, यानी कि जो तेलीय बीज हैं जैसे कि अरंडी हुआ या सरसों हुआ, ऐसे जो बीज हैं उनकी जो उनमें जो है मैग्नीशियम आयनों की जो कंटेंट है या जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। कमी के प्रभाव की अगर अपन बात करें, चूंकि क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, इसके बिना क्लोरोफिल का निर्माण पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है वो निकल करके आता है हरिमाहीनता, यानी कि अगर पौधे में नाइट्रोजन की आपूर्ति पूरी है फिर भी अगर वो क्लोरोसिस शो कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ निश्चित रूप से मैग्नीशियम आयनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है, और इसकी कमी से वृद्धि दर जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। द्वितीय वृहद मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत जो अंतिम है वो है अपना सल्फर। तो सल्फर की अगर अपन बात करें तो अवशोषण का जो स्वरूप है इसका वो सल्फेट आयनों के रूप में SO4- या -2 के रूप में अवशोषित किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको जो याद रखना है, 2 अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर घटक के रूप में उपस्थित होता है, एक होता है सिस्टीन और दूसरा होता है मेथियोनिन। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में ये बहुत सारे प्रकार के कोएंजाइम, जैसे कि कोएंजाइम ए है, फेरोडोक्सिन है जो कि श्वसन से संबंधित है, उनका ये मुख्य घटक है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विटामिन है जैसे कि थायमिन, विटामिन B1 है, इसके अलावा बायोटिन है, उनका भी ये संरचनात्मक घटक होता है। इसके बाद में अगर अपन इसकी कमी के प्रभाव की बात करें तो कमी के प्रभाव में इसके द्वारा भी हरिमाहीनता दर्शाई जाती है। कोशिका विभाजन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, वृद्धि दर बहुत कम हो जाती है, और नाइट्रोजन की तरह इसके कमी के प्रभाव से भी पादपों में पुष्पन जो है वो काफ़ी देरी से होता है, यानी कि जो पुष्पन की जो टाइमिंग पीरियड है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन की जो रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है और उत्पादन की जो दर है वो काफ़ी कम रहती है। तो इस प्रकार जिन जिन चीज़ों को मैंने यहाँ वीडियो में हाईलाइट किया है या इंपॉर्टेंट बताया है वो आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ा प्रश्न नहीं आता है, इसलिए आपको छोटे छोटे प्रश्नों के लिए इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज़ करके याद करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी प्रकार से इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के कि सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की, जिसमें अपन अवशोषण स्वरूप, कार्य, महत्व, घटक और कमी के प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।